नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन बोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे अपने पेपर वन के नए कोर्स के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम पेपर वन का पूरा कोर्स वीडियो के ज़रिए बिल्कुल फ्री में करवाएंगे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत पे। तो जैसे वीडियो डेली डेली आएगा, आप वीडियो को देखिए, साथ में लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं वीडियो के साथ साथ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि देखिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर आप वाकई ही तैयारी करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप प्रैक्टिस सेट की तैयारी भी साथ में करना चाहते हैं तो हमारा स्टडी भारत 2.0 जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसे भी जाके अभी सब्सक्राइब करिए। और मान लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिससे आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, वीडियो बिल्कुल फ्री है। हम यहाँ पे आपको नोट्स फ्री नहीं देंगे, आपको सिर्फ ओनली वीडियो फ्री में देंगे, जिसे देख के आपको साथ साथ लिखते जाना है। सो शुरुआत करते हैं अपने शिक्षण योग्यता के साथ। तो देखिए, पहला लेक्चर है, इसे हम आसान शब्दों में समझेंगे कि शिक्षण योग्यता होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले शिक्षण योग्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और योग्यता। तो देखिए, शिक्षण और योग्यता से मिलकर बना है शिक्षण योग्यता। अगर हम इसको अलग अलग शब्दों में जांचें तो शिक्षण को अलग कर दें और योग्यता अलग कर दें, इसका मतलब समझते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, शिक्षण का मीनिंग समझिए। शिक्षण ज्ञान और अनुभव के ठोस आदान प्रदान जो आमतौर पर एक अनुशासन के भीतर आयोजित किया जाता है। यानी कि शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान, ठोस आदान प्रदान। ठोस आदान प्रदान कहाँ पे होता है? क्लासरूम में। देखिए, मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। किनको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को, यानी कि स्टूडेंट को शिक्षक पढ़ा रहे हैं। किसके जरिए पढ़ा रहे हैं? शिक्षण के द्वारा। तो वो कर क्या रहे हैं? वो ज्ञान और अनुभव को आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी कि जो शिक्षक के पास, जो टीचर के पास नॉलेज है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो बच्चों में वो नॉलेज को आदान प्रदान कर रहे हैं। किसके द्वारा? अपने अनुभव के द्वारा उसे कर रहे हैं। किसमें? अनुशासन के भीतर। अनुशासन का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि कॉलेज हो, स्कूल हो, वहाँ पे एक लेक्चर की लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए कि 45 मिनट का लेक्चर है, 45 मिनट का, वो उसके अंदर ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा 2-3 घंटे का अपनी मर्जी से लेक्चर नहीं ले सकते। तो वो होता है अनुशासन, और सभ्य तरीके से वो अच्छे से समझाएंगे। दूसरी बात, शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी बातचीत। प्रभावी बातचीत का मतलब समझिए यहाँ पे क्या है। देखिए, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रभावी बातचीत क्या है कि टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और छात्र उसे आसानी से समझ रहे हैं, तो उनके बीच में जो वार्तालाप है, जो उनके बीच में बातचीत है, उसे कहते हैं प्रभावी बातचीत। मान लीजिए टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को जैसे कोई डाउट था, किसमें कोई समस्या थी, तो उन्होंने टीचर को बताया, तो टीचर ने उनकी समस्या का हल कर दिया। तो ऐसे ही ये क्या है? प्रभावी बातचीत। यानी कि शिक्षक के द्वारा कही गई बात को बच्चों द्वारा समझना और बच्चों के द्वारा दी गई समस्या का हल शिक्षक के द्वारा करना, ये है शिक्षण। दूसरी बात यहाँ पे आती है योग्यता की। तो योग्यता क्या है? योग्यता कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। अब देखिए, योग्यता क्या है। आप देखिए, जो आपका जो कॉलेज स्कूल था जिसमें आप पढ़े हैं, वहाँ पे देखिए आपकी क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 50 विद्यार्थी थे आपके बैच में। तो क्या वो सब टीचर हैं? 50 विद्यार्थी का सब टीचर हैं? नहीं। उनमें से सिर्फ 5-6 या 1 या 2 बच्चे ही आगे जाके टीचर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें योग्यता, उनमें टीचर बनने की काबिलियत है, उनमें योग्यता है, जो कि हर एक के बस की बात नहीं होती। हर एक कोई टीचर नहीं बन सकता। इसलिए योग्यता क्या है? कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता है। अब देखिए, सबका इंटरेस्ट होता है, कुछ कहते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे। तो हर एक टीचर नहीं बनते, ये सिर्फ वो बनते हैं जिनमें योग्यता होती है। और दूसरी बात,
शिक्षक क्या करते हैं कि शिक्षक शिक्षण देते हैं अपनी योग्यता के द्वारा। आसान शब्दों में समझिए कि शिक्षक जो शिक्षण देते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार देते हैं कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, जो कि देखिए हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए शिक्षण योग्यता इसी को कहते हैं, यानी कि शिक्षक द्वारा कही गई बात बच्चों को समझाना और बच्चों द्वारा जो समस्याएं हैं उसका हल करना, ये है शिक्षण योग्यता। ये एक जो टीचर है, जो बढ़िया टीचर है, जो शिक्षक है, वही कर पाते हैं, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। तो देखिए ये एक सीन है क्लासरूम का। तो आप देख सकते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को ज्ञान योग्यता प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि शिक्षक क्या है, वो वह व्यक्ति है जो छात्रों को ज्ञान योग्यता प्राप्त, यानी कि छात्र क्या है, छात्र ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, छात्र योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मदद कौन कर रहा है, उनकी सहायता कौन कर रहा है, इसमें शिक्षक सहायता करते हैं कि ताकि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे मान लीजिए कोई किताब है और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसे समझाना किसका काम है, शिक्षक का। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को शिक्षक के द्वारा समझाई जाती है। यानी कि सब कुछ जो बच्चे हैं वो अपने शिक्षक से ही, टीचर से ही सीखते हैं। शिक्षण एक अत्यधिक जटिल गतिविधि है। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये हर एक के बस की बात नहीं है। शिक्षण क्या है, ये एक अत्यधिक जटिल गतिविधि है, यानी कि बहुत पढ़ाना है, जो मुश्किल काम है, यानी कि पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे आप देखिए कि आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, अगर आपको मैं कहूँ कि आप 50 बच्चों के सामने आपको लेक्चर देना है तो आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जटिल गतिविधि है। तो पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है। ये काम किसका है, शिक्षक का, जो कि शिक्षण योग्यता के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो 1952 से 1962 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 2 बार। उसके बाद 1962 से 1967 से 67 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। तो देखिए ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि सच्चे शिक्षक वह होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि देखिए जो सच्चा शिक्षक है वो कौन है, जो हमें खुद के बारे में क्या सोचना है, कि जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमें क्या करना है जीवन में, हमें क्या करना है आगे, तो ये काम कौन करवाता है, ये शिक्षक ही हमें समझाते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स कम आ गए, एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी किया, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शिक्षक क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अपने बारे में सोचने के लिए कहते हैं। तो जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं तो वो आगे जाके और अच्छे से पढ़ते हैं। यानी कि शिक्षक क्या है कि वो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें आगे जाके क्या बनना है। जैसे कोई डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ शिक्षक बनते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिसे मिसाइल मैन भी जिन्हें कहा जाता था, ये लिखते हैं, शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ है, वह स्तंभ जिस पर सभी आकांक्षाएं वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। देखिए कितनी बढ़िया लाइन है यहाँ पे कि शिक्षक क्या है, किसी भी देश की रीढ़ है, यानी कि बैकबोन है। आप देखिए जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही शिक्षक जो है वो देश की रीढ़ है। तो वह स्तंभ जिस पर सभी, यानी कि शिक्षक एक स्तंभ के समान है जिस पे क्या है, सभी आकांक्षाएं, यानी कि जो भी आकांक्षाएं हमारी होती हैं वो वास्तविकता में परिवर्तित होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, आपको शिक्षक बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप बिना किताबें तो आप पढ़ेंगे, बिना शिक्षक के आप नहीं कर सकते। शिक्षक आपको बताते हैं कि आपको कैसे चीज़ तैयार करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। देखिए जो भी चीज़ आपको किताब से समझ नहीं आती वो आपको शिक्षक ही समझाते हैं अपने अनुभव के द्वारा। अगर शिक्षक ना हो तो सब कुछ निराकार हो जाएगा। इसीलिए शिक्षक देश की रीढ़ होती है। उसके आगे
अब देखिए शिक्षण योग्यता क्या है, यहाँ पे देखिए शिक्षण योग्यता एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक बुनियादी गुणों को संदर्भित करता है। यानी कि देखिए शिक्षण योग्यता क्या है, एक सफल शिक्षक बनने के लिए, अगर आपको एक सफल शिक्षक बनना है या किसी को एक सफल शिक्षक बनना है तो उसके लिए क्या है, आपको आपके अंदर क्या है, बुनियादी गुण होने चाहिए आपके अंदर, जो बहुत ज़रूरी हैं। बुनियादी गुण कौन से हैं, देखिए जैसे योग्यता हो गई, बुद्धिमत्ता होगी, व्यवहार हो गया, और ऐसे बहुत सारे अन्य गुण शामिल हैं जो आपको एक सफल शिक्षक बना सकते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित हैं जो एक सफल शिक्षक बनना चाहता है। यानी कि अगर आप या कोई भी एक सफल शिक्षक बनना चाहता है तो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह एक सफल शिक्षक बन पाएगा। तो देखिए शिक्षण योग्यता बहुत ज़रूरी है। शिक्षण योग्यता नाम से ही जैसे पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि पढ़ाने के लिए योग्यता का होना कहलाता है शिक्षण योग्यता। उसके बाद देखिए शिक्षण का अर्थ है क्या। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण ज्ञान और अनुभव का साझाकरण है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, अब देखिए शिक्षण क्या है, किसमें दी जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचिंग या शिक्षण दिया जाता है ना टीचर के द्वारा। अब ये होता क्या है, ज्ञान और अनुभव का साझा, यानी कि दोनों चीज़ें मिक्स होती है। उसमें शिक्षण में क्या है, ज्ञान भी होता है, उसमें अनुभव भी होता है, यानी कि एक्सपीरियंस भी होता है। अब देखिए जो एक टीचर है उसके अंदर क्या है, ज्ञान है। जैसे कि फ़र्ज़ करिए कि मैं आपको ये वीडियो के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ शिक्षण योग्यता, आप ये पढ़ रहे हैं, जो मेरे दिमाग के अंदर जो ज्ञान है शिक्षण योग्यता को लेकर या पेपर 1 को लेकर वो मैं आपके साथ क्या है वो मैं साझा कर रहा हूँ। ज्ञान को साझा किया और मैंने अपना अनुभव साझा किया कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, कैसे आपको करवाना चाहिए, कैसे आपको समझ आएगा। यानी कि एक शिक्षक के अंदर चाहे वो क्लास में पढ़ाए या कैसे भी पढ़ाए, तो एक शिक्षक के अंदर ज्ञान भी होता है, अनुभव भी होता है, दोनों को मिक्स करके वो क्या है, उसका साझाकरण करता है शिक्षण के अंदर। यानी कि एक शिक्षक ज्ञान और अनुभव के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है। तो यानी कि जो शिक्षक के अंदर जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, वो बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, वो बच्चों में क्या है वो साझा करता है। शिक्षक और छात्रों के बीच प्रभावी बातचीत, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रभावी बातचीत। अब देखिए क्लास में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को जहाँ पे कुछ ना समझ आए वो बच्चे क्या करेंगे, टीचर से प्रश्न पूछेंगे, जिसका शिक्षक जो है वो आंसर दे देते हैं कि ताकि बच्चों के मन में कोई डाउट ना रहे। तो ये क्या है, प्रभावी बातचीत है ना, यानी कि टीचर के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो है प्रभावी बातचीत। टीचर के द्वारा पढ़ाई के बच्चों को जी समझ में आई, बच्चों ने सारे डाउट क्लियर किए, वो क्या है, प्रभावी बातचीत हो गया। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार, देखिए नेल्सन मंडेला कौन थे, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो 27 साल जेल में रहने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। इन्हें साउथ अफ्रीका का दूसरा महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो देखिए नेल्सन मंडेला के अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, गूगल का। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको अब किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी। लेकिन आजकल क्या है कि सोशल मीडिया में इतना सब कुछ फेक हो चुका है, आपको पता नहीं चलेगा किसके ऊपर आप यकीन करिए, किसके ऊपर ना करिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब आप देखिए कि जैसे प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, है ना, सोक्रेटिस, सबसे पहले जब सोक्रेटिस आए, फिर उनके प्लेटो आए, फिर उसके बाद एरिस्टोटल आए, उसके बाद देखिए कार्ल मार्क्स फिर आए, फिर बाद में ऐसे बहुत सारे राइटर जैसे मैकियावेली आए, है ना। तो इनके पास क्या था, इनके पास कलम की ताकत थी। यानी कि देखिए ये जो भी लिखते थे अपनी बुक्स में या जो भी कुछ लिखते थे, जब उनको बाकी जब पढ़ते थे तो उससे क्या था, एक क्रांति आती थी।
अब आप देखिए कि आज़ादी से पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन महात्मा गांधी ने पत्रिकाएं छापी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर अखबार निकाले, पत्रिकाएं छापी, तो जिसको पढ़ने के बाद क्या है, लोगों में जागृति आई। तो है ना, शिक्षक सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। अब देखिए, ब्रू बैचलर के अनुसार बच्चों को पढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, यानी कि जब टीचर या शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कौन सी भूमिका निभाते हैं, वो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और जो शिक्षक है वो कौन सी भूमिका निभाते हैं, वो सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम, वो सर्वोत्तम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक की भूमिका होगी सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट, और बच्चों की भूमिका होगी केंद्रीय। अब देखिए, अगर क्लास में बच्चे होंगे तभी शिक्षक उनको पढ़ाएंगे, अगर क्लास में बच्चे ही हो शिक्षक ना हो तो वो किससे पढ़ेंगे, तो ये दोनों को होना जरूरी है। यहाँ पे पढ़ेंगे शिक्षण और कोचिंग के बीच में अंतर है क्या, यानी कि शिक्षण में और कोचिंग में अंतर क्या होता है। तो देखिए, दोनों में बहुत सारा अंतर है। आप देखिए, शिक्षण क्या है, यह शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज आदि में छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। यानी कि स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेज आदि में क्या है, छात्रों को, यानी कि देखिए, जब टीचर या शिक्षक क्लास में, स्कूल में, विश्वविद्यालय में या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो है औपचारिक शिक्षा, वो कहलाता है शिक्षण। लेकिन कोचिंग क्या है, इसका उपयोग किसी विशेष विषय या कौशल में किया जाता है। यह आमतौर पर कार्य और प्रदर्शन पर आधारित है। अब देखिए, अगर आप स्कूल में, जैसे आप स्कूल में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं, वहाँ पे आपको टीचर शिक्षण देते थे, लेकिन आप अब कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसमें क्या दिया जाता है, कोचिंग। कोचिंग क्या है, विशेष विषय। विशेष विषय क्या है, यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, जैसे पेपर 1 सभी का कॉमन है, पेपर 2 सभी का अलग अलग है, तो उसके विषय में आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाती है। अब देखिए, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में ऐसा नहीं है कि आपको यूजीसी नेट की कोचिंग सभी में दी जा रही है ना, तो वहाँ पे आपको शिक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कोई गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना है, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आईएएस हो गया, टेट का हो गया, नेट का हो गया, उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। यानी कि शिक्षण क्या है, वो शिक्षा जो स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज में दी जाती है, लेकिन कोचिंग क्या है, वो जो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करते हैं, तो वो है कोचिंग। शिक्षण की प्रकृति क्या है, देखिए, शिक्षण की प्रकृति गतिशील, सामाजिक और मानवीय। अब देखिए, शिक्षण की प्रकृति क्या है, वो गतिशील है, वो सामाजिक है, वो मानवीय है। ठीक है, यानी कि देखिए, शिक्षण की गतिशील है, बदलती रहती है। जैसे देखिए कि पहले जब शिक्षक पढ़ाते थे, वो कैसे पढ़ाते थे, वो बोर्ड पे पढ़ाते थे चौक से, बाद में वाइट बोर्ड आ गए, मार्कर से लिखने वाला, फिर अब यूट्यूब का ज़माना चल रहा है ज़्यादा, वीडियो के ज़रिए, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो यानी कि टीचर पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जो शिक्षण दे रहे हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो बदला है, तो वो गतिशील हो गया। सामाजिक है, समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना। मानवीय है, बिल्कुल ह्यूमन है। देखिए, मानवीय है, शिक्षक कभी भी ऐसा नहीं करते कि ये अमीर बच्चा है मैं इसे पढ़ाऊँगा, गरीब को नहीं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा सभी के लिए एक समान है। कला विज्ञान दोनों है, कला विज्ञान है दोनों, शिक्षण कला भी है और विज्ञान भी है। देखिए, कोई चीज़ मुश्किल हो उसे बिल्कुल आसानी से करवाना, वो क्या है, कला। विज्ञान यानी कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी के अकॉर्डिंग आसान भाषा में करवाना। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो शिक्षण की प्रकृति में आते हैं। अब आते हैं शिक्षण के लक्षण। देखिए, शिक्षण के लक्षण क्या है, यह एक पेशेवर गतिविधि है, बिल्कुल सही है। देखिए, शिक्षण जो है वो एक पेशेवर गतिविधि है, इसे आम इंसान नहीं करवा सकता, इसे वही करवा सकता है जो इसमें पारंगत हो, जो इसमें पेशेवर हो। उसके बाद ये एक विशेष कार्य है, बिल्कुल सही है। देखिए, विशेष कार्य है। देखिए, जैसे ऐसा है, पेशेवर
का मतलब देखिए पेशेवर ऐसे होता है जैसे एक कॉलेज में हिस्ट्री के अध्यापक हैं, पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के हैं, मैथ के हैं। अगर आपको मैथ्स करना है तो आप मैथ के टीचर के पास जाएंगे, हिस्ट्री करना है हिस्ट्री के, राजनीति शास्त्र करना है तो राजनीति शास्त्र के टीचर के पास आप जाएंगे। तो ये पेशेवर गतिविधि हो गया। विशेष कार्य वही है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट के में क्या है वो मास्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। देखिए छात्रों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना कि आप अच्छे से करिए, आपका ज़रूर होगा, यूजीसी नेट होगा, एग्ज़ाम होगा, सब कुछ होगा। उनको प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उनका मोराल डाउन हो जाएगा, वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अभी अटकलें लग रही हैं कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो डिले हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, डिले होगा लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्या पता पहले हो गया एग्ज़ाम, अगर पहले हो या बाद में, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। एक परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया। अब देखिए परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया क्या है, ये किसके बीच में होती है, शिक्षक और छात्रों के बीच में। शिक्षक ने जो पढ़ाया बच्चों के समझ में आया, बच्चों के मन में जो डाउट आया उन्होंने टीचर के साथ शेयर किया, तो टीचर ने क्या किया या शिक्षक ने क्या किया, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसकी समस्या को हल किया, हो गया परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया। औपचारिक और साथ ही अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करें या करना। आप देखिए औपचारिक शिक्षा इनकी, जो बच्चे सीखने के लिए आए हैं शिक्षक के वो तो उन्होंने पढ़ाया, साथ में उनको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई, जैसे माता पिता की सेवा करनी, सोसाइटी में रहने के काबिल बनाना, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताना। शिक्षण छात्रों को समाज और पर्यावरण में उसे समायोजित करने में मदद करने के लिए उपकरण है। यानी कि इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि शिक्षण, देखिए जब शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं वो छात्रों को ऐसे पढ़ाते हैं कि वो समाज में और पर्यावरण में रहने के लायक हो। वो बताते हैं कि अगर आपको समाज में रहना है, दूसरों की इज्जत करें, ऐसे समाज में रहिए, ठीक है। तो उनको वो मदद करते हैं कि वो समाज में कैसे रह सके। अब बारी आती है यहाँ पे शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। अब देखिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है, व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए। किसका व्यवहार और आचरण, छात्रों का, ठीक है, छात्रों का व्यवहार और आचरण, उसको क्या करना है, आकार देने के लिए। व्यवहार क्या है, देखिए बच्चे क्लास में चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बार, क्यों, क्योंकि उन्हें चीज़ समझ में नहीं आती। अब बच्चों को देखिए मान लीजिए हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, इतिहास समझ में नहीं आ रहा, मैथ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो उनको अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा, उनका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो टीचर उनको समझ के उनको आसानी से शॉर्टकट ट्रिक से ही जैसे करवाएगा, तो उनको क्या होगा, एक उनके व्यवहार और आचरण को आकार देने के लिए सहायता मिलेगी। इनकी उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उसको आकार कौन देता है, शिक्षक देता है शिक्षण के जरिए। छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करने के लिए, देखिए छात्रों का जो सीखने का कौशल है उसमें सुधार करना, यानी कि जैसे छात्र सीख रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वो और उसे कैसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं उसमें सुधार कर देना, कि जैसे हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, ऐसे करके। अनुकूल वातावरण बनाना, देखिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण बनाना, ऐसा नहीं है शोर शराबे में आप पढ़ रहे हैं, बाहर जनरेटर चल रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, बाहर कुछ भी है, तो उसमें आप कैसे पढ़ेंगे, आपको उसके लिए क्या अनुकूल वातावरण होना चाहिए। विश्वास का गठन, देखिए विश्वास का गठन बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप ये पढ़ लेंगे आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप इसके ज़रिए अपना यूजी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करें। व्यवहारिक कौशल विकसित करना, देखिए व्यवहारिक कौशल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षण के जरिए किया जाता है कि आप में कौन से कौशल हैं, कौन सी चीज़ है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसानी से करना। समाज को एक सामाजिक और कुशल सदस्य प्रदान करना, देखिए समाज को जहाँ हम रहते हैं उसे एक सामाजिक और कुशल सदस्य, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं वो रहेंगे कहाँ, समाज में रहेंगे ना, समाज हमसे स्टार्ट होता है। तो टीचर का ये लक्ष्य होता है कि वो ऐसा शिक्षण दे बच्चों को, ऐसा पढ़ाए कि वो सामाजिक और कुशल सदस्य बना सके उनको, कि ताकि वो समाज में रह सके, उनके तौर तरीके सीख सके।
अब देखिए बारी आती है यहाँ पे शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में। देखिए पहला है ज्ञान का विकास, यानी कि बच्चों में देखिए कि ज्ञान का विकास करना। देखिए ज्ञान का विकास कैसे कर सकते हैं, नक्शे चार्ट और आरेख पर जानकारी दिखाएं। यानी कि अगर बच्चों में ज्ञान बढ़ाना है तो उनका, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास या भूगोल पढ़ा रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, उनको नक्शा दिखाना, चार्ट बना के दिखाना, आरेख बनाकर जानकारी देना कि ताकि उनके समझ में आए, उनको और अच्छे से क्लियर हो जाए। समरणीय तथ्यों और शर्तें आदि, यानी कि देखिए समर्ण तथ्य क्या है कि आपने पूरी चीज़ पढ़ ली, उसमें से आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, उन तथ्यों को अंडरलाइन कर लेना, बस ये ज्ञान का विकास हो गया। समझ का विकास नेक्स्ट है। देखिए कथनों में त्रुटियों का पता लगाए। समझ का विकास क्या है कि जो बच्चे चीज़ सीख रहे हैं, क्या वो गलत तो नहीं कर रहे, क्या चीज़ सीख रहे हैं, अगर वो चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं उसको पता लगाना। तथ्यों की घटनाओं की शर्तों और अवधारणाओं को वर्गीकृत करें। देखिए जो तथ्य, वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी जो घटनाएं हैं वो क्या है, उसको अंडरलाइन करना, उसकी अवधारणाएं क्या हैं उसको वर्गीकृत करना, पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन करना। यानी कि जो चीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं या जो चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो चीज़, उनमें तथ्य क्या है, वो आपस से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से बता देना। उसके बाद कारणों और प्रभावों के भी संबंध को पहचानें। यानी कि देखिए शिक्षण के जरिए क्या होता है कि दो चीज़ें जो होती है आपस में, उनमें कारण भी होता है, उनमें प्रभाव भी होता है। यानी कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, उनका कारण क्या है और उनसे क्या प्रभाव होता है, तो उनका संबंध आपस में बताना कि वो क्यों जरूरी है, वो कैसे है, क्यों है, सब कुछ बताना, वो शिक्षण के जरिए बताया जाता है। तो यहाँ पे है देखिए, इसके बाद अध्ययन में रुचि पैदा करें। देखिए बच्चों का अध्ययन में रुचि पैदा करना, जैसे मान लीजिए बच्चे का इतिहास में रुचि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसमें रुचि पैदा करनी हो तो संबंधित विषयों पर, यानी कि इतिहास से संबंधित विषयों पर लेख दे देना कि उसको लिखे। जब बच्चा लेख को लिखेगा तो उसकी वो बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा, जिसको पढ़ते पढ़ते उसको खुद भी उसमें रुचि पैदा हो जाएगी। ऐतिहासिक नाटक और ऐतिहासिक अवसरों में भाग ले, यानी कि ऐतिहासिक नाटकों में भाग लेना। मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम का या स्वतंत्रता सेनानी का अगर कोई वहाँ पे हिस्टोरिकल या कुछ भी ऐसा कुछ नाटक हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करवाना, जिसमें बच्चे अगर किरदार निभाएंगे तो उनको किरदार को जानने का मौका मिलेगा। ऐतिहासिक दस्तावेजों के नक्शे आदि पढ़े, यानी कि देखिए जो नक्शे होते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज, उनको पढ़ना, उससे उनको नॉलेज मिलेगी कि हमारा जो भारत है वो पहले ऐसा नहीं था, वह ऐसा था, दुनिया में ऐसे थे, ऐसे करके। मनोवृत्ति का विकास। देखिए अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जानें। मनोवृत्ति क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि जो शिक्षक क्लास में ये बताते हैं बच्चों को कि अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जानें, यानी कि जिस धर्म से हम संबंधित है उसको तो समझना ही है, साथ में उसके अलावा जो बाकी धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो लोग हैं, उनकी आस्थाएं क्या हैं, उनके धर्म क्या है, उनके बारे में जानकारी देना। दूसरे लोगों के जीवन और विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं, यानी कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार है, उनको नकारना नहीं है, उनको सम्मान दिखाएं। ऐसा नहीं आप अपनी बात थोप रहे हैं बस वही ठीक है, उनकी बात भी सुने कि लोग क्या कह रहे हैं। अन्य लोगों के साथ दोस्ती स्थापित करें, यानी कि देखिए अगर आपको समाज में रहना है तो आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी। अगर आप दोस्ती बनाएंगे, दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा तो आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये सब कुछ शिक्षण के अंदर